प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आज के अफसोसनाक वाक़े की। जो तैयारा था PIA का PK-8303 लाहौर से कराची आ रहा था, लेकिन बदकिस्मती से ये तैयारा रनवे पर पहुंच नहीं सका, लैंड कर नहीं सका। क्रैश लैंडिंग इसकी हुई है कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी में। और जैसे हमने आपको बताया कि जहाज़ में जो लोग थे वो तो जाहिर सी बात है बड़ी तादाद में मुतासर हुए ही हैं। 3 अब तक सर्वाइवर्स हैं, लेकिन जो इमारतों का मलबा गिरा है इस जहाज़ की वजह से, वहाँ पर भी लोग इस मलबे के नीचे दब गए थे। रेस्क्यू एफर्ट्स इस वक्त जारी हैं। लेकिन पिछले सालों में जो तैयारे हैं, चाहे वो PIA का हो या निजी एयरलाइंस का हो, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, हालिया सालों में कितने क्रैशेस हुए हैं, उसकी तहकीकात अब तक क्या कहती है, इसके तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 2016 में 7 दिसंबर 2016 में PIA का जो ATR तैयारा था ये हवेलियाँ के करीब गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे में 42 मुसाफिर मौजूद थे, 5 जो है क्रू मेंबर्स थे और तमाम लोग जो है वो जहाँ बहक हो गए थे इस हादसे में। और इस हादसे में जुनैद जमशेद जो है वो भी इसमें मौजूद थे। और जब इसकी तहकीकात की गई 2019 में इसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई और तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है उसने बताया कि तैयारे में जो उल्टी साइड पर इंजन की ब्लेड्स होती हैं वो ब्लेड्स अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी, उसके बावजूद इन ब्लेड्स को तब्दील नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये तैयारा जो है हादसे का शिकार हुआ। इसके अलावा नवंबर 2010 में कराची एयरपोर्ट के करीब इसके अलावा 2012 में 20 अप्रैल 2012 में भोजा का जो मुसाफिर तैयारा था वो गिरकर तबाह हुआ। बोइंग 737 हादसे का शिकार हुआ था और इस हादसे में 127 अफराद जहां बहक हुए थे। ये तैयारा कराची से इस्लामाबाद जा रहा था और जब इसकी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई तो उसमें बताया गया कि जो पायलट थे वो मुश्किल हालात में एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने की अहलियत नहीं रखते थे। तो जो भोजा की इन्वेस्टिगेशन थी उसमें प्लेन की खराबी या मौसम की खराबी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। ये बताया गया कि मुश्किल हालात में जो पायलट थे वो अहलियत नहीं रखते थे उस एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करने के लिए। 2010 5 नवंबर कराची एयरपोर्ट के करीब एक प्राइवेट चार्टर तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ था, जिसमें 21 अफराद मौजूद थे। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन सामने आई तो बताया गया कि तैयारे की उड़ान के कुछ ही वक्त बाद जो इंजन है उसने काम करना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से ये प्राइवेट तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 21 अफराद जहाँ बहक हुए थे। इसी तरह 2010 में 28 जुलाई 2010 को एयर ब्लू का तैयारा फ़नी ख़राबी की वजह से पहले बताया गया कि वो गिर के तबाह हो गया, लेकिन जब इसकी डिटेल तहकीकात सामने आई तो उसमें बताया गया था कि तैयारा जो है वो सिर्फ फ़नी ख़राबी की वजह से नहीं गिरा था, उसमें पायलट एरर जो है वो बड़ी तरह सामने आया था। और ये कहा गया था कि जो हिदायत कैप्टन को उस वक्त दी गई थी कंट्रोल रूम की जानिब से, उन्होंने उन हिदायत को नज़रअंदाज किया और ख़राब मौसम की सूरत हाल में, ख़राब मौसम में वो ऊंचाई पे जाने के बजाय पहाड़ी इलाके की तरफ जो है तैयारे को लेके चले गए थे, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ था। इसमें 149 लोग जहाँ बहक हुए थे। इसी तरह 2006 में एक फोकर तैयारा था PIA का जो मुल्तान में गिरकर तबाह हुआ था और इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ये सामने आया था कि ये रिजेक्टेड टेक ऑफ था, यानी कि प्लेन में फ़नी ख़राबी थी, लेकिन इसके बावजूद पायलट ने यह फैसला किया कि मैं जहाज़ उड़ाऊंगा और ये हादसे का शिकार हुआ जहाज़ और इसमें 45 अफराद जहाँ बहक हुए। तो ये PIA के अगर आप देखें पिछले 5-6 साल, पिछले 15 सालों में जो 5-6 हादसे हुए इसमें PIA के ATR और फोकर तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर PIA के एयरबस की बात की जाए, बोइंग की बात की जाए, तो जो आखिरी बड़ा हादसा हुआ था, वैसे तो ये हादसे भी बड़े थे, इसमें भी सैकड़ों लोगों की जान गई है, लेकिन जैसे आज हादसा हुआ है PIA का, इस किस्म का जो एयरबस तैयारा था जिसमें 125-150 मुसाफिर होते हैं, ये हादसा हुआ था आखिरी नेपाल में 1992 में। PIA का जहाज़ नेपाल में गिरकर तबाह हुआ था और उस वक्त 167 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस फ्लाइट पे थे जो हादसे में जहाँ बहक हो गए थे। तो इसके बाद से हमने देखा है कि PIA का फोकर तैयारा गिरा है, ATR क्रैश हुआ है, लेकिन आज एक अरसे के बाद ये हमने देखा है कि जो PIA का एयरबस है, ऐसा तैयारा जो कि बड़ा तैयारा होता है जिसमें मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा होती है, वो आज गिरकर क्रैश हुआ है। तारिक अबुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। तारिक अबुल हसन साहब, इन्वेस्टिगेशंस मुख्तलिफ रही हैं, कहीं पे पायलट को ब्लेम किया गया है, कहीं पे ये बताया गया है कि प्लेन में फ़नी ख़राबी थी, इसके बावजूद पायलट से उन प्लेन को उड़ाया, तो मुख्तलिफ तहकीकात होती रही हैं, लेकिन फिर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि ये साफ़ और शफाफ तहकीकात नहीं रही हैं। इसकी वजह क्या है? जी लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आज के वाक़े के ऊपर ज़रूर बताना चाहूँगा। आज मैं कोई हादसे के वक्त से और शाम तक उस मुकाम पर मौजूद रहा हूँ। हादसा तकरीबन 2:40 के ऊपर जहाज़ का क्रैश हुआ है। उसके बाद इलाके की बिजली बंद कर दी गई थी। बहुत टाइम था, लोगों को ये मालूम था कि ये ऑपरेशन रात को देर तक चलेगा, लेकिन बर वक्त लाइटिंग का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ वहाँ पर। दूसरी इंतज़ामिया का फेलियर हम ये देखते हैं वहाँ पर कि बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स
फोर्सेज वहाँ मौजूद थी, पुलिस मौजूद थी, लेकिन ये लोग मैनेज करने की बजाय लोगों से लड़ते नजर आए। वहाँ पर कोई कॉर्डन ऑफ नहीं था, बेतहाशा गाड़ियाँ अंदर घुसी हुई थी, यानी जिसको हम एम्बुलेंसेस कहें, एम्बुलेंसेस बेहंगम अंदाज में अंदर घुसी हुई के रास्ते चौक कर दिए थे। पूरे शहर भर की एम्बुलेंसेज वहाँ पे जमा थी। कुछ नहीं मालूम था कि अंदर कितनी एम्बुलेंसेज को छोड़ना है, कितनी गाड़ियाँ अंदर जाएंगी, कहाँ से निकलेंगी। इसके बावजूद के ज़ख्मियों को और जो बॉडीज़ थी वो रखी हुई हैं एम्बुलेंसेज में और निकलने की जगह नहीं थी। तो इतना मिसमैनेज है पूरा ये सारा सिस्टम। और उसके बाद अगर कोई क्रेडिट ले रहा है कि वहाँ पर हमने बहुत काम किया, तो बहुत ही अजीब सूरत हाल जो है वो वहाँ पर है, अभी भी मौजूद थी। आपके पास बहुत सारा टाइम था कि वहाँ पे लाइट का इंतज़ाम करते, बहुत सारा टाइम था कि इलाके को कॉर्डन ऑफ करते। इस बात का था कि कितने लोग अंदर जाएंगे, जितने फोर्सेज हैं वो सब अंदर हैं, जितने लोग हैं उतने ही फोर्सेज वाले वहाँ खड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, धक्के दे रहे हैं। एक अजीब किस्म की वहाँ पे सूरत हाल थी। लेकिन जिसे हम कैसे कॉर्डन ऑफ कहें, जो कि बहुत अच्छी तरह अभी कोरोना लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से कॉर्डन ऑफ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हर चीज़ मिसमैनेज है और अभी तक जो सही तरीके से रेस्क्यू नहीं हो पा रहा है, मशीनरी अंदर नहीं जा पा रही है, लोग अभी तक नहीं निकाले जा सकें। उसकी बड़ी वजह यही है कि बर वक्त इक़दाम नहीं किए गए वहाँ पर, और कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमें वहाँ नज़र नहीं आया। हर एक अपनी चला रहा था। रेस्क्यू के लिए जो आए हुए थे वो आपस में एक दूसरे पे जो सबकत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ NGOs जो थी वो अपने आप को रोशनास कराने के लिए ओवर एक्ट कर रही थी वहाँ पर। तो ये तो आज की सूरत हाल के ऊपर मतलब बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ टीम्स वहाँ पर काम कर रही थी, चाहे वो रेस्क्यू टीम्स हो, रेंजर्स हो, फौज हो, लेकिन कोई एक चेन ऑफ कमांड नहीं थी, कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है कि कौन ये मैनेज कर रहा है सूरत हाल को। जी बिल्कुल इसी तरह थी। तो और ये तो इसकी तो तैयारी बहुत पहले से होती है कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी शहर के अंदर हो तो वो कैसे कंट्रोल होगी, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होगी, कितने लोग वहाँ पहुँचेंगे, कौन संभालेगा, ऐसा कुछ नहीं था। अब अगर आए इस चीज़ के ऊपर कि जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, सबसे जो यहाँ पर जिसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान है वो ये है कि पाकिस्तान में आज तक आज़ादाना इन्वेस्टिगेशन किसी हादसे की नहीं हुई है, चाहे वो हवाई हादसे हों, ट्रेनों के हादसे हों या सड़कों पर होने वाले हादसा हों। हमारे पास कोई आज़ाद फोरम नहीं है इनकी तहक़ीक़ात करने वाला। और उमूमन होता ये है कि सारी ज़िम्मेदारी उस चीज़ पर डाल दी जाती है, चाहे वो रेलवे का जो है वो इंजन ड्राइवर हो जो इस दुनिया में नहीं रहा, चाहे वो पायलट हो जो हादसे के बाद इस दुनिया में नहीं रहा, चाहे वो रोड एक्सीडेंट के अंदर ड्राइवर हो जो हादसे के अंदर ख़त्म हो गया और ज़िम्मेदारी उस पर डाल के मामला ख़त्म कर दिए जाते हैं। दूसरा जो बहुत अहम चीज़ है वो ये कि SIB जो सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो बनाया जाता है वो सिविल एविएशन के अंडर है। अभी भी कहा ज़रूर जाता है कि आज़ाद हो गया है, लेकिन उनकी तनख्वाहें सिविल एविएशन अथॉरिटी से जाती हैं, उनकी पोस्टिंग्स वहाँ से होती हैं, तो ये इस तरीके की आज़ादाना नहीं होती। तीसरी चीज़ ये है कि हवेलियाँ हादसे की रिपोर्ट तैयार हो गई है, वो रिपोर्ट्स की एक कॉपी हमारे पास हमें मौसूल भी हो गई है और जिसके अंदर ये इंजीनियरिंग का फॉल्ट सामने आया है। लेकिन सूरत हाल ये है कि अभी तक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया है, जो कि एकाओ के कानून के तहत उन्हें पब्लिश कर देनी चाहिए। इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है, मिल गई है, सिविल एविएशन में जमा करा दी गई है, लेकिन अब हमारे सोर्सेज ये कहते हैं कि उसको तब्दील करने की कोशिश की जा रही है और उसके लिए जो है वो इसीलिए डिले किया जा रहा है और वो अभी तक पब्लिक नहीं की गई है। तीसरी चीज़ अगर अब हम देखते हैं कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो बहुत अहम शोबा है एयरवर्दीनेस, जिसका काम है तैयारों को परवाज़ भरने से पहले उनकी क्लियरेंस देना, ये पूरा इदारा डेपुटेशन के ऊपर बेस कर रहा है, जिसमें जो अफसरान आए हुए हैं बेशतर डेपुटेशन के ऊपर हैं, सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी और अब तो PIA के अंदर भी एक बड़ी तादाद है। देखिए एक चीज़ बहुत समझने की है, मिलिट्री एविएशन और कमर्शियल एविएशन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नहीं हो सकता कि मिलिट्री एविएशन के लोग आकर जो है वो कमर्शियल एविएशन को संभालने की कोशिश करें और इसको कामयाब भी कर दें। हर आदमी एयर मार्शल नूर खान नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त हम सूरत हाल ये देखते हैं कि यहाँ पर इस किस्म की जो है डेपुटेशन के ऊपर आते हैं, फिर होता ही है कि जिस पोस्ट पे डेपुटेशन पर आते हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान का कानून है कि जिस डेपुटेशन पर आएंगे आप उसी पर ही रहेंगे, प्रमोट नहीं होंगे उस इदारे के अंदर। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये होती है कि फिर लोग प्रमोशन लेने की कोशिश करते हैं और सिविल एविएशन अथॉरिटी में डिप्टी DG भी बन जाते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह DG भी बन जाएँ। तो इस वक्त पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे वो PIA में हो चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी में, वो एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कोई
परमानेंट डीजी नहीं है कई सालों से। कता कलामी के माज़ चाहता हूं तारिक साहब, इस वक्त डॉक्टर सीमी जमाली साहब हमारे साथ मौजूद है। सीमी जमाली साहब, जरा बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, जिना अस्पताल में कितने इस वक्त इंजर्ड पेशेंट्स को लाया गया है, कितनी लाशें इस वक्त पहुंची हैं? देखिए, हमारे पास इस बहुत ही सैड वाकया है जिसके अंदर से हमारे पास 35 लाशें लाई गई हैं जिना अस्पताल में। ये सारे उन्हीं की लाशें हैं मुस्तबली, और जो इसमें से हमने 5 लोग जो हैं आइडेंटिफाई हो गए जिनकी बॉडीज जो हैं वो उनको हैंड ओवर की गई है। और जो 5 लोग हैं उनमें मैं आपको नाम बता देती हूँ। फरियाल रसूल साहिबा हैं, एक साइमा इमरान है, एक मोहम्मद ताहिर साहब है, एक बरीहा बिशारत है और एक कैप्टन सुजाद गुल हैं जो कि सही है। आपकी आवाज़ हम तक दुरुस्त तरीके से नहीं पहुंच रही, लेकिन आपने जो बताया, जितना मैं सुन सका हूं, आपने कहा कि 35 लाशें जो हैं वो लाई गई थी जिना अस्पताल, 5 की शनाख्त हो चुकी है और आपने उनके नाम भी बताए। उम्मीद करते हैं कि आपको दोबारा हम कनेक्ट कर सकेंगे तो इन तफसीलात को दोबारा वेरीफाई कर लें जो डॉक्टर सीमी जमाली साहबा हमें बता रही थी। लेकिन जिस तरीके से आज जिना अस्पतालों में डेड बॉडीज़ को लाया गया है, ज़ख्मियों को लाया गया है, इसी तरीके से सिविल अस्पताल में भी लाया गया था। और जब प्रोग्राम का आगाज़ था तो उस वक्त हमारे नुमाइंदे ने बताया था कि तकरीबन 35 बॉडीज़ जो हैं वो दोनों हॉस्पिटल्स में पहुँचाई गई हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तौर पर जैसे कि 3 सर्वाइवर्स आए हैं। आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब प्लेन का हादसा होता है तो उसमें सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन आज ये हमने देखा है कि 3 सर्वाइवर सामने आए हैं जिसमें 2 मर्द हजरात हैं। मोहम्मद जुबैर हैं नौजवान, और ज़फ़र महमूद जो कि बैंक ऑफ पंजाब के सदर हैं, उन्होंने सर्वाइव किया है। और एक खातून जो है ताहिरा नामी खातून, उनकी भी अपडेट कुछ देर पहले आई थी कि वो भी अब ख़तरे से बाहर हैं। तो हम दुआ ही कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वाइव कर जाएँ इस प्लेन हादसे में। और जो मलबा गिरा है इमारतों का इस जहाज़ के टकराने की वजह से, मलबे के तले नीचे लोग हैं, उनको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी सर्वाइव करें और दुआ गो हैं उन लवाहिकीन के लिए जिन्होंने अपने को खोया है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए।